दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 22 जून 2020 और आज के हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन उसके पहले जो डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किया जाता है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लर्निंग बाय एपी सर इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलते रहते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आइए, सबसे पहले जो न्यूज़ थी, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा 19 जून से लेकर के 21 जून के बीच एक नमस्ते योग अभियान का आयोजन किया गया और इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महोत्सव पर संस्कृत मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने सभी से आग्रह किया कि #10 मिलियन सूर्य नमस्कार और #नमस्ते योग करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 2020 पर उनके साथ सूर्य नमस्कार में शामिल हों। इस अभियान में कहा गया कि कम से कम कितने 10 मिलियन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10 मिलियन लोग क्या करें, सूर्य नमस्कार एक साथ करें। तो ये पूछा जा सकता है कि #10 मिलियन सूर्य नमस्कार #नमस्ते योगा, ये किसके अंतर्गत, नमस्ते योगा अभियान के अंतर्गत, नमस्ते योग अभियान के अंतर्गत इसे शुरू किया गया और संस्कृत मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें सार्वजनिक व निजी, सरकार व निजी क्षेत्र प्राइवेट दोनों की भागीदारी से कोई कंस्ट्रक्शन या किसी प्रकार का अन्य वर्क किया जाता है तो उसी को PPP मॉडल कहा जाता। तो इसी के आधार पर ध्यान दीजिएगा, PPP प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रवासी श्रमिक जो थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय भाषा में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो इसके अध्यक्ष अमिताभ कांत को बनाए गए, जो कि नीति आयोग के वर्तमान में CEO भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग कई पहल कर रहा है, इससे प्री मेंस में क्वेश्चन भी पूछे जाते। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पे किया गया, तो आपको पता होगा, योजना आयोग के स्थान पे किया गया। योजना आयोग को 1950 में एक कार्यपालिका के आदेश के द्वारा स्थापित किया गया था। सेम उसी प्रकार एज ए थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 में किया गया। इसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की होती है। अगला जो न्यूज़ में था कि US सेनेट, आप जानते हो कि जो US की पार्लियामेंट है, संसद है अमेरिका की, वहाँ पर भी 2 सदन हैं। एक को क्या कहा जाता है, वहाँ पर एक को निम्न सदन कहा जाता है और एक को उच्च सदन कहा जाता। तो उच्च सदन को वहाँ सीनेट के नाम से जाना जाता है। ये आपका पॉलिटी वाले में डिटेल में बताया जाएगा। और निम्न सदन को रिप्रेजेंटेटिव या इसी को प्रतिनिधि सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 वहाँ सदन है। तो उसकी उच्च सदन ने, अमेरिका की उच्च सदन सेनेट, जिनमें आपका ध्यान दीजिएगा 50 राज्य में सबको बराबर सीटें दी गई हैं, वहाँ की उच्च सदन में 100 आपकी क्या हैं, सीटें हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। ये अंतर है। तो अमेरिका की उच्च सदन सीनेट ने एक भारतीय अमेरिकन वैज्ञानिक, जिनका नाम है डॉक्टर सेथुरमन पंचनाथन को नेशनल साइंस फाउंडेशन, ध्यान दीजिएगा, नेशनल साइंस फाउंडेशन का डायरेक्टर बनाया गया है। अगर नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF की बात करें, नेशनल साइंस फाउंडेशन या टॉप अमेरिकन बॉडी है, जो कि फंडामेंटल रिसर्च, आधारभूत जो अनुसंधान होते हैं, गैर मेडिकल क्षेत्र, विज्ञान व इंजीनियरिंग के
गैर मेडिकल क्षेत्र में किए जाने वाले आधारभूत अनुसंधान का सपोर्ट करती है, का समर्थन करती है फंडामेंटल रिसर्च। अगर इसके पहले की बात करें तो ये दूसरे ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जो इस पद पर पहुँचे हैं। इसके पहले डॉक्टर सुब्रा सुरेश 2010 से लेकर 2013 तक यह जिम्मेदारी निभा चुके हैं, तो ये दूसरे भारतीय वैज्ञानिक हैं। अगला जो न्यूज में था यानी अमर्त्य सेन को 2020 का पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। जर्मन बुक ट्रेड का 2020 का पीस प्राइज अमर्त्य सेन को प्रदान किया गया है। किसके लिए? तो ये ग्लोबल जस्टिस, वैश्विक न्याय के संबंध में मुद्दे को उठाया, उसके इर्द गिर्द काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी काम किए। अगर कुछ हम बात करें अमर्त्य सेन के बारे में तो अमर्त्य सेन का जन्म 3 नवंबर 1933 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनको 1998 में नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज यानी अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार जो होता है उसी को नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस कहा जाता। 1998 में 1998 में प्रदान किया गया। भारत रत्न 1999 में इनको दिया गया। 2012 में इन्हें नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल से भी नवाजा गया। जॉन स्काइट प्राइज इन पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान में जॉन स्काइट प्राइज भी इन्हें 2017 में प्रदान किया गया। और भी हाल ही में आपने देख ही लिया, इनको एक और पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2020 का पीस प्राइज जर्मन बुक ट्रेड का, ये जर्मन बुक ट्रेड है उसी के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। तो ग्लोबल जस्टिस के लिए प्रदान किया गया, इनको ध्यान दीजिएगा। अगला CDS, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। CDS को ये काफ़ी न्यूज में थी, तो CDS को शॉर्टकट में यानी बोल रहे हैं CDSCO, फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग, S से स्टैंडर्ड और C से कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये इस बार IS के लिए इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये न्यूज में ये बॉडी निकाय आई है। तो पहला पॉइंट यही है कि इसकी गठन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय के अंतर्गत इसका गठन हुआ है। या नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ध्यान दीजिएगा, यह नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली है। इसके द्वारा 2 अधिनियम का अधीन होकर यह काम करती है। उनमें से एक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 है और रूल्स ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945। तो ये द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945, ये 2 के अंतर्गत इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं। और यह सेंट्रल यानी केंद्रीय व स्टेट राज्य स्तर पे ड्रग्स व कॉस्मेटिक्स के संबंध में रेगुलेशन, कोई नियम विनियम बनाना है तो उसके लिए रेगुलेट करने का ये काम करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर अन्य बातों की देखें तो इसके द्वारा यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन, यूनिफॉर्म का मतलब एक रूपता इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। नियम कानून एक जैसे हों, ये नहीं कि किसी कंपनी के लिए कोई दूसरा कानून हो और किसी अन्य के लिए दूसरा लागू हो, ऐसा नहीं। एक जैसे मानक होने चाहिए, एक जैसे नियम विनियम होने चाहिए, एक जैसे आपके कानून होने चाहिए, इन सबको भी सुनिश्चित करती है। और इसी के साथ यह सुरक्षा, अधिकार व मरीज के वेलबींग अच्छा होने के लिए भी मानक तय करती है, वो भी रेगुलेटिंग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स को रेगुलेट करके। अगर अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटी की इसकी बात करें तो या अप्रूवल, यहाँ से ये लाइनें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये अप्रूवल देती है, अनुमोदन करती है ड्रग्स। कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, अभी ये क्लिनिकल ट्रायल आपका एक दवा का 3rd स्टेज में हुआ। उमिफेनोविर दवा थी जो एंटीवायरल ड्रग थी और इन्फ्लुएंजा के इस्तेमाल में होती थी, हमने पीछे करंट में डिस्कस किया था। तब वहाँ CDS को, ये आपकी CDSCO इकाई चर्चा में आई थी, तो हमने इसको उस समय डिस्कस नहीं किए थे।
अब आज डिस्कस कर रहे हैं, ये हमने इसकी ऑफिशियल साइट से इंफॉर्मेशन उठाई है जो लाइनें दी हुई थी, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से IAS PCS में बनेगा। तो ये हमने कहा कि ड्रग्स जब तक ये अनुमति नहीं देगी तब तक वो पब्लिक यूज में नहीं आ सकती। दूसरा, क्लिनिकल ट्रायल के लिए यही क्लिनिकल ट्रायल अरेंज करवाती है। उसके बाद ये स्टैंडर्ड मानक तय करती है ड्रग्स के लिए, और ड्रग्स की जो क्वालिटी होती है तो क्वालिटी कंट्रोल भी करने का काम इसी का है। और कितनी मात्रा में कौन ड्रग्स इंपोर्ट किया जाएगा, आयातित ड्रग्स की मात्रा क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, इन सब को भी इसी के द्वारा क्या किया जाता, तय किया जाता। यह कोऑर्डिनेशन का काम भी करती है विभिन्न मंत्रालयों के बीच, जो व केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच जो ड्रग्स से संबंधित एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके बीच आपका कोऑर्डिनेशन का काम भी करती है। सबसे अच्छी बात ये CDSCO के द्वारा स्टेट रेगुलेटर के साथ मिलकर, जो राज्य सरकार के रेगुलेटर हैं उनके साथ मिलकर के आपको ग्रांट, जो आपका फार्मेसी के क्षेत्र में या मेडिकल स्टोर आप खोलना चाहते हो तो लाइसेंस की अनुमति यही देती है। और CDSCO के अंतर्गत आपका है DCGI, ये किसी का डिपार्टमेंट है CDSCO का, उसी के द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता। तो DCGI ध्यान आप रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इसके बाद अभी हमने पीछे एक और रिपोर्ट डिस्कस किए थे, अंकटाड के द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट कौन निकालता है, तो विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा निकाली जाती है। तो उसी रिपोर्ट की कुछ बातें जो छूट गई थी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। उस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का जो कहा जाए कि FDI ज़्यादा हुआ, भारत का फॉरेन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की में बढ़ोतरी देखी गई। 2018 में बात करें तो $42 बिलियन था, वहीं 2019 में यह इंक्रीज होकर के $51 बिलियन हो गया। तो ये डेटा ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन PCS में पूछ लिए जाते हैं। अगर देशों की बात करें तो FDI सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे अमेरिका प्राप्त किया, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे सिंगापुर, नंबर 4 पे ब्राज़ील। टॉप 4 देश आप ध्यान रखिएगा। भारत की रैंकिंग ये 2019 है, ये 18 में भारत 12वें स्थान पे था, और 2019 में भारत की रैंकिंग यानी कितनी हो गई, 9वें स्थान पे आ गया। भारत 3 अंकों का सुधार किया है, भारत 3 अंकों का सुधार किया। तो 2018 में 12वें स्थान पे था, 2019 में भारत की रैंक 9th हो गई है। तो ध्यान रखिएगा। अगर टॉप FDI प्राप्त करने वाले देशों की बात करें तो आपका अमेरिका नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे सिंगापुर और नंबर 4 पे ब्राज़ील है। भारत में कहाँ से सबसे ज़्यादा FDI आता, अगर इसकी बात करें तो RBI की हमने साइड से इस डेटा को उठाया है। तो इसमें कोई अभी लेटेस्ट यही डेटा अवेलेबल था। तो RBI की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 की रिपोर्ट है ये, तो उसके अनुसार जो भारत में FDI आया है ये देश हैं सबसे ज़्यादा FDI। पहले मॉरिशस से आता था, लेकिन 2019 में सिंगापुर ने मॉरिशस को पीछे कर दिया, तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI आया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। कई 4 देश दे करके आपकी हायरार्की पूछा जा सकता। 5 हमने यहाँ लिख लिए हैं। नंबर 2 पे मॉरिशस हो गया, नंबर 1 पे सिंगापुर। भारत में सबसे ज़्यादा जो FDI आती है वो सिंगापुर से आई। नंबर 2 पे मॉरिशस, नंबर 3 पे अमेरिका है, नंबर 4 पे जापान है, नंबर 5 पे नीदरलैंड है। तो ये 4 देश याद रखिएगा। नंबर 1 पे सिंगापुर है, नंबर 2 पे मॉरिशस है, नंबर 3 पे अमेरिका है, नंबर 4 पे जापान व 5 पे नीदरलैंड है। अगला बात करें तो वर्ल्ड म्यूजिक डे आप जानते हो हर साल कब मनाया जाता, तो 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है और इस शुरुआत 1982 से होती है। अगर 2020 की थीम की बात करें तो म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस 2020 की थीम निर्धारित की गई है। 21 जून को
योगा दिवस उसकी थीम कल ही बता दिए थे कि योगा एट होम, योगा विद फैमिली इस बार की थीम रखी गई है। और 21 जून को एक और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी मनाया जाता है। हाइड्रोग्राफी होता क्या? द स्टडी ऑफ जो वाटर बॉडीज होती है, जैसे आपका झील हुआ, नदी हुआ, तालाब हुआ, पोखर हुआ, जलाशय हुआ, इन सब के संबंध में अध्ययन करना हाइड्रोग्राफी कहलाता है। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है। शुरुआत 2005 से होती है और 2020 की जो थीम रखी गई है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की, हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी, हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी 2020 की थीम रखी गई है। 2020 की थीम रखी गई। तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।